बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और डायरेक्टली इस बात पे कि पीडीएम क्या अपने टारगेट अचीव कर रही है। मर्दान में उन्होंने एक रैली की है, फिर उसके इख्तिताम पे एक जलसा किया है। मर्दान में याद रखिएगा कि अमीर हैदर होती या होती ख़ानदान जो है वो एक तगड़ा ख़ानदान है। इनका ताल्लुक एएनपी से है और यहाँ से ये अपनी सीट जीत जाते हैं। उन्होंने इस एरिया में काम भी करवाया है और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा लोगों का अपने साथ हुजूम बरकरार रखा हुआ है, तो उनके लिए चंद हज़ार लोग इकट्ठा करना कभी भी मुश्किल नहीं रहता। दूसरी जानिब पीएमएलएन की भी थोड़ी बहुत ताकत है, साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वर्कर्स और दीगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ 11 जमातों ने मिलकर एक रैली निकाली और एक जलसा किया। और रैली ठीक थी, क्योंकि जब आप रैली निकालते हैं शहर में तो आप ट्रैफिक जैम कर देते हैं और ऐसा लगता है पूरा शहर आपके साथ चल रहा है। लेकिन जलसे में हज़ारों लोग मौजूद थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बड़ा जलसा था। अमीर हैदर खान होती ये उसके होस्ट थे बाकायदा, और फिर सब ने अपनी अपनी तकरीर की। मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर की, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। मरियम नवाज़ ने ये क्यों कहा कि इस्तीफ़े देने चाहिए, क्या इस्तीफ़े दे देने चाहिए, ये पब्लिक से उन्होंने राय मांगी। आप तो फैसला कर चुके हैं, अब आप लोगों से राय मांग रहे हैं। दो तीन चीज़ें मरियम ने कही। एक, उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े मुंह पर मार देंगे, इनके इस्तीफ़े इनके मुंह पर मार देंगे। हुकूमत तो मांग रही है, अब उल्टा काम ये हो गया कि पहले इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने निकले थे पीडीएम वाले, अब वो अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि इस्तीफ़े मुंह पर मार देंगे, फिर पब्लिक से राय ली और दबाव बनाया कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस रैली में या इस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर थी। उन्होंने टोकन शमूलियत एक अजीबोगरीब किस्म की, उसकी भी शिकायत हैं, लेकिन अमली तौर पे पीपल्स पार्टी इस एहतजाज से बाहर रही है। लाहौर वाले जलसे के बाद पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हमने कराची में अच्छा शो करवा कर दिया आपको, हमने हर जगह अपना जोर लगाया, लाहौर आपकी जिम्मेदारी थी। हमने मुल्तान में अपना जोर लगाया, लाहौर आपकी जिम्मेदारी थी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लाहौर का जलसा जिस तरह का होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। लिहाजा पीडीएम की तहरीक उनको भी डूबती हुई नजर आ रही है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को डूबती हुई नजर आ रही है, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शामिल ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पीडीएम की कामयाबी पे। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने रब्ता किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और रब्ता किया है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से। इन दोनों लोगों से जो रब्ता किया और इनको क्या पैगाम दिया, अब ये मामला खुल के सामने आ रहे हैं। नंबर एक, आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि हमें इस वक्त इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अगर हम इस्तीफ़े देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हुकूमत मजबूत हो जाएगी, और इस्तीफ़े देने की सूरत में अगले इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी भी नहीं है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम कमज़ोर होंगे, हुकूमत मजबूत होगी, हमारी अगले इंतखाबात के लिए तैयारी नहीं है। दूसरा, जब इंतखाबात में जाएंगे तो अच्छे खासे सेटअप में सिंध में हमारी हुकूमत है, इस्तीफ़े दे के दोबारा हुकूमत ले ली, फ़र्क क्या पड़ा? यानी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो इस्तीफ़े दे देते हैं, फिर वापस इलेक्शन लड़ते हैं, फिर हुकूमत में आ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ा? हुकूमत तो वहाँ पे सिंध में पीपल्स पार्टी की थी, फिर पीपल्स पार्टी की है, तो आपने वहाँ क्या खोया, क्या पाया? वफाक में उनकी हुकूमत बन जाएगी, इसका उनको कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं है। पीपल्स पार्टी ये साफ जानती है कि वफाक में हमारी हुकूमत नहीं बनने जा रही, बल्कि उनको ये लगता है कि जो सीटें वो पहले जीते हैं शायद उनमें भी कुछ माइनस हो जाए और उनकी तादाद कम हो जाए। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि जी हर हाल में इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि पब्लिक इस वक्त सड़कों पे है, लोग जोर लगा रहे हैं, लोग तंग हैं, तहरीक बन चुकी है, फौरी तौर पे इस्तीफ़े दिए जाएं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब जो हैं वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं देने। आसिफ अली जरदारी साहब ने साफ कहा कि जनाब हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हमें लगता है कि हमें सेनेट के इंतखाबात आपस में मिलकर लड़ने चाहिए। पीडीएम की जितनी 11 जमातें हैं हम सब मिल जाएं और मिलकर सेनेट के इंतखाबात लड़ें। हत्ता कि यहाँ तक कि अभी कुछ इंतखाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, ज़िमनी इंतखाबात। ये उन नशिस्तों पे है जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, जिनकी सीटें खाली हैं। ये टोटल 8 इंतखाबात हैं कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर, और ये पाकिस्तान के 4 सूबों में होने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पहले इंतखाबात हैं सिंध और बलूचिस्तान में, 19 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। अब बजाय कि इस्तीफ़े दें, अगर इस्तीफ़े ही देने हो
तो पॉलिटिकल पार्टीज इन इंतखाबात को क्या अहमियत देती हैं? जिन्होंने 400 इस्तीफे जमा करवाने हैं, इस्तीफे मुंह पर मारने हैं, वो इन 8 नशिस्तों के लिए क्यों मरे जाएंगे? तो इन 8 नशिस्तों के लिए बंदे शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं पीडीएम की जमातों की जानिब से। ये देखा जा रहा है कि किस किस को यहां पे इलेक्शन लड़वाना है और इंटरव्यूज हो रहे हैं। लिहाजा इन 8 नशिस्तों पे इंतखाबात लड़ने की सूरत में ये फैसला वाज़े हो जाएगा कि इस्तीफे देने का कोई इम्कान अपोजिशन का मुश्तरका तौर पे या इज्तिमाई तौर पे मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब बदस्तूर बज़िद हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, इसलिए कि उनको इस सिस्टम में कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर सेनेट के इंतखाबात हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर लड़ते हैं, तो इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में अपोजिशन के दर्जे पे आ जाएगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अक़लियत बन जाएगी। इस मरतबा अगर सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो सबसे बड़ी जमात बन जाएगी हुकूमत PTI, और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी आ जाएगी। PMLN जो है वो कहीं नीचे चली जाएगी। तो इसलिए PMLN नहीं चाहती कि ये इंतखाबात सेनेट के हों। इससे पहले वो इस्तीफे देना चाहते हैं, असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, इन इंतखाबात को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको कुछ मिले। इन इंतखाबात से हो सकता है साल के बाद, 6 महीने के बाद, नए इंतखाबात के बाद कोई सिचुएशन बदल जाए, PMLN को लगता है, और हमें सेनेट के अंदर ज़्यादा सीटें मिल जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये बात जानती है अगर इंतखाबात हुए भी तो सेनेट में उनको कोई इतनी बड़ी कामयाबी दोबारा नहीं मिलनी जितनी बड़ी उनको अभी मिल रही है। लिहाजा पीपल्स पार्टी सेनेट के इंतखाबात भी लड़ना चाहती है और इस्तीफे भी नहीं देना चाहती। मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन करके तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ही कह दिया, और इतना साफ कह दिया है कि उन्होंने कहा कि हम सेनेट का इंतखाब भी लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ेंगे, और हम इस्तीफे नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये देखें, लोग ये समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने जा रही है, नहीं देने जा रहे। पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, बिलावल ने यह कहा था कि हमने ऐलान किया है और हमने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करवाने का कहा है। उनको कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में हमने कोई फैसला नहीं किया। कमरुज़्ज़मान कायरा और खुर्शीद शाह वो खुल के कह चुके हैं कि इस्तीफे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, वो इस्तीफे नहीं दे रही। लिहाजा PMLN अगर अकेले इस्तीफे देगी तो फिर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। फजल रहमान साहब अकेले इस्तीफे देंगे तो दोबारा इलेक्शन जीतना मुसीबत बन जाएगी जो लोग इस्तीफे देंगे, और उनकी पार्टी टूटने के खदशात हैं। अब फजल रहमान साहब की पार्टी में लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते, और अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाता है जिसके फजल रहमान साहब सख्त खिलाफ है, वो हर हाल में सेनेट का इलेक्शन रोकना चाहते हैं। फजल रहमान साहब अगर वो सेनेट का इलेक्शन रोकने में नाकाम रहते हैं तो उनको सेनेटर्स के लिए टिकटें देनी पड़ेगी, और इस वक्त उनके पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं और उनके ऊपर बहुत दबाव है। टिकट तो उनके पास थोड़े हैं, उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में बगावत का खतरा सेनेट इलेक्शन की सूरत में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये भी एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए और PMLN के लिए, क्योंकि PMLN के अंदर भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन PMLN उनको टिकट देती है या नहीं देती, ये एक और बड़ा सवाल है जो PMLN के ऊपर उठाया जा रहा है। बहरहाल PMLN को इस सेनेट इलेक्शन में कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मिलने वाली हैं, सबसे ज़्यादा PTI को मिलने वाली हैं। 57 नशस्तें हो जाएंगी, और अगर सेनेट के अंदर उसके बाद अक्सरियत आ गई जिसका नाम इमरान खान है तो मुसीबत बना देगा अपोजिशन के लिए। ऐसे कवानीन पास करेगा कि जिनके बाद एहतसाब जो है वो ज़्यादा ब्रूटल हो जाएगा, ज़्यादा जालिम हो जाएगा और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि हर हाल में उनको इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए, ना सिर्फ उनको सेनेट इलेक्शन लड़ना चाहिए बल्कि इस्तीफों से खुद भी बचें और बाकियों को भी बचाएं। आज मरियम नवाज साहबा ने कोई नारे लगाए अपनी तकरीर के आखिर में, वो नारे मैं आपको सुनवा दूं, ज़रा ये साउंड आप सुने, वो नारों में क्या कह रही हैं। अमीर हैदर खान होती और ANP जिंदाबाद, मौलाना फजल रहमान साहब और JUIF जिंदाबाद। अब ये नारे जो हैं ये मरियम नवाज साहबा को हमेशा हॉन्ट करते रहेंगे। आप सियासी फ़ायदे के लिए जज्बात में आकर इस तरह के नारे लगा देते हैं कि फजल रहमान साहब जिंदाबाद, ANP अमीर होती साहब जिंदाबाद, फ़लाँ फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। आपने कल को इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं, और जब आप उनके हक में और उनके नाम ले लेकर आप नारे लगा रहे हैं तो फिर आप उनके खिलाफ कल को कैसे बात करेंगे? ये नारे निकाल के हम दिखाएंगे। इनको संभाल के रखिएगा, इस वीडियो को ये बार बार चलाई जाएगी और ये बार बार दिखाई जाएगी, जैसे कि पहले बहुत सारी वीडियोस हैं। ये मरियम नवाज साहबा को वैसे ही हॉन्ट करेगी ये वीडियो, जैसे मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और लंदन से मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया के लोगों से एक मुलाकात की है। ख़ास आदमी उसमें परवेज़ संधेला है जिसने अनाउंस किया कि उसकी 4 घंटे तक मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अब पाकिस्तान के मीडिया पर चलाने नहीं दिया जा रहा।
उनके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं और वो सोशल मीडिया पे इन्हिसार कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो अपनी तहरीक को सोशल मीडिया के ज़रिए से आगे बढ़ाएंगे, उस पर वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, फंड्स खर्च कर रहे हैं और बदला ले रहे हैं अपने मुखालिफिन से और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो परवेज़ संदेला है, इसकी एक बड़ी मज़े की चीज़ मुझे मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। इसने ट्वीट किया है और ट्वीट में ये 7 सेकंड की एक वीडियो है छोटी सी, वो भी आप देख लें। ट्वीट पे लिखता है, कायदे मोहतरम के इस खूबसूरत दफ्तर का दीदार, जहां से कायदे मोहतरम वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रहे हैं। खूबसूरत दफ्तर का दीदार। भाई ये नहीं पूछा कि ये कहां से आया दफ्तर, ये पैसे कहां से आए, ये घर कहां से आया, दफ्तर कहां से आया, जायदाद कहां से आई। को मनी ट्रेल मांगने की बजाय खूबसूरत दफ्तर का दीदार कर रहे हैं। बहरहाल ठीक है, अपनी अपनी सोच है, आपके कायदे हैं, आपको पसंद है, उनका दफ्तर भी पसंद है, बेशक आप वहाँ पे माथा रगड़िए। लेकिन जो कंपेन इसके फ़ौरन बाद चली है इस मुलाकात की, वो चली है आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ। बड़ी गंदी गाली दी गई उस कंपेन में उनके खिलाफ। पीटीआई ने उसके मुखालिफ एक और कंपेन चला दी है। मेरे ख्याल में दोनों कंपेन गैर ज़रूरी है। ना तो आसिम सलीम बाजवा साहब के हक में कोई कंपेन बहुत बड़ी चलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा जवाब देना है और किसी इदारे ने उनसे जवाब नहीं मांगा, और ना उनके खिलाफ इस तरह की गालम गलोच वाली कंपेन चलनी चाहिए जो PMLN ने चलाई है। मुस्लिम लीग नून गालम गलोच बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा गाली दे रही है पाकिस्तान की सियासत में और लिमिट को क्रॉस कर रही है बार बार, और इल्ज़ाम ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लगाते थे। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून ने गाली दी है, हराम कहा है, ये बड़ी गंदी गाली है और वो इन्होंने इस्तेमाल की है गाली एक साबिक फ़ौजी के लिए और एक सर्विंग हुकूमती ओहदेदार के लिए, क्योंकि वो इस वक्त CPAC को भी देख रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के साथी भी हैं, कैबिनेट के मेंबर भी बने हुए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है। आसिम सलीम बाजवा के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को गुस्सा किस बात का है, ज़रा याद करें आप। आसिम सलीम बाजवा वो शख्स थे जिन्होंने डॉन लीग्स के दौरान और उससे पहले के टाइम के अंदर कुछ इस तरह का किरदार अदा किया था जिससे मियां नवाज शरीफ साहब बड़े खाइफ थे। ये जो शुक्रिया राहील शरीफ का एक ट्रेंड आया था ना पाकिस्तान में, ये आसिम सलीम बाजवा साहब के दिमाग की पैदावार थी और ये ट्रेंड इतना ज़्यादा गया कि नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल पाकिस्तान में राहील शरीफ हो गए और हर जगह जनरल राहील शरीफ ट्रकों के पीछे उनकी तस्वीरें बन गई और लिखा गया शुक्रिया राहील शरीफ। तो इसके मुकाबले में शुक्रिया नवाज शरीफ का ट्रेंड मरियम नवाज साहब और परवेज़ रशीद साहब ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चला। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को इस शख्स पे गुस्सा था कि ये वो आदमी है जिसने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कंपेन खड़ी की, ये वो आदमी है जिसने मुझे डीफेम किया, ये वो आदमी है जिसने मुझे सियासी तौर पे डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया, जिसको आसिम सलीम बाजवा कहते हैं। लिहाजा अब वो बदला ले रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बदला भूलते नहीं हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो अब वो बदला ले रहे हैं आसिम सलीम बाजवा से और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। PMLN समझती है वो एक करप्ट आदमी है, उन्होंने पिज़्ज़ा की बहुत बड़ी चेन बनाई है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है अपने ख़ानदान के नाम के ऊपर, तो वो जवाब नहीं दे रहे, इदारे उनसे पूछ नहीं रहे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को लगता है वो ईमानदार आदमी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में इसका फैसला अदालत को करना चाहिए। कोई ऐसा फोरम हो जो कॉल करे आसिम सलीम बाजवा को कि लाओ अपना हिसाब किताब, हमें जवाब दो, ये पैसा कैसे बनाया। कोई तो उनसे मनी ट्रेल मांगे और मांगी जानी चाहिए मेरे ख्याल में। ये मुतालबा ठीक है, चाहे उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ हो, चाहे परवेज़ खटक के खिलाफ हो, चाहे किसी के जिसके खिलाफ भी एहतसाब का मुतालबा किया जाए, चाहे खुसरो परवेज़ के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ भी एहतसाब का मुतालबा जिसके खिलाफ भी किया जाए वो मुतालबा ठीक है, एहतसाब होना चाहिए। लेकिन गालम गलोच, झूठे इल्ज़ामात, ये चीज़ें भी अपने साथ साथ यहाँ पे वजूद रखती हैं। जैसा मैं कहता हूँ ना कि शहबाज शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी का होना चाहिए, नवाज शरीफ को पैसे वापस करने चाहिए, बाकी लोगों का एहतसाब होना चाहिए, मलिक रियाज का होना चाहिए, ऐसे ही मैं कहता हूँ उस्मान बुज़दार का भी होना चाहिए। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल जितने लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उन सबका एहतसाब होना चाहिए और उनको कानून की जकड़ में और गिरफ्त में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी सी यहाँ डंडी मारी जाती है। ये डंडी ना मारी जाए तो एहतसाब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इमरान खान साहब के बाद जब सेनेट में अक्सरियत आ जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो डंडियाँ शंडियाँ मारी जा रही हैं ये बंद हो जाएंगी और वो ताकत लेने के बाद वो एक कड़े एहतसाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे कि चौधरी बरादरान का एहतसाब रुका हुआ है और सिस्टम उनको पूरी सपोर्ट दे रहा है, चौधरी बरादरान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि उनके करप्शन के केसेस बड़े खुले हैं और चौधरी बरादरान की करप्शन के केसेस जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, बड़ी डिटेल है उनकी मेरे पास, वो तफसील के साथ मैं पूरे के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काम करूंगा। उनको आप देखेंगे, आपको बड़ी हैरत होगी, वो इंकशाफात आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि चौधरी ख़ानदान ने कैसे इस मुल्क को लूटा है और कैसे उन्होंने पैसे बनाए हैं,
कैसे वो कखपति से अरब खरबपति बने, इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।